नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज राष्ट्र धर्म में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव और एनडीए की जीत के बारे में। तो बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए को जोरदार जीत मिली है। कोरोना संकट की वजह से मतदान के लिए ईवीएम की संख्या बढ़ा दी गई थी, जिस वजह से काउंटिंग में देरी हुई और परिणाम देर रात तक आया। परिणाम आने के बाद बिहार के साथ साथ नई दिल्ली में एनडीए की जीत पर जमकर जश्न मनाया गया। बता दें कि बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बीजेपी को चुनाव में 74 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी राज्य में आरजेडी के बाद सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी बन गई है। आरजेडी को 75 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी के खाते में 74 सीटें आई हैं। इसके अलावा जेडीयू को इस बार 43 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। उधर इस जीत से उत्साहित बीजेपी ने दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा समेत बड़े नेता शामिल हुए। और ये तस्वीरें उसी कार्यक्रम की है। दिल्ली मुख्यालय पर यह कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक काफी सारी बातें उन्होंने कही हैं। खासकर जेपी नड्डा को लेकर तमाम बातें कही गई, क्योंकि ये जेपी नड्डा की अगुवाई वाला, यानी कि जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उसके बाद ये पहला ऐसा चुनाव है जो उनकी अगुवाई में हुआ और इस चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसी के साथ खुशी की लहर भारतीय जनता पार्टी खेमे में साफ तौर पर नजर आ रही है और बीजेपी मुख्यालय में जमकर आज जश्न मनाया गया। जश्न की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जश्न में पहुंचे, जहां उन्होंने जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं बात प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम कर रहे हैं तो हम ये भी आपको जानकारी दे दें कि वो खुद इस कार्यक्रम में पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने बिहार की जनता का आभार जताया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि मैं आज आभार व्यक्त करता हूं महान देश की महान जनता का। धन्यवाद इसलिए नहीं कि उन्होंने चुनाव में भाजपा को इतनी बड़ी सफलता दी, इसके तो वो हकदार हैं ही। धन्यवाद इसलिए क्योंकि लोकतंत्र के इस महान पर्व को हम सभी ने मिलकर बहुत उत्साह से मनाया है। ये बात उन्होंने कही है। बिहार चुनाव में मिली जीत पर पीएम मोदी ने विजय संदेश दिया है। इस जीत के जश्न के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पार्टी मुख्यालय खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है पार्टी मुख्यालय में दिल्ली में और इस कार्यक्रम में पीएम पहुंचे, जहां उन्होंने जेपी नड्डा की तारीफों के भी पुल बांधे और इसके अलावा उन्होंने जनता को धन्यवाद कहा है। खासकर बिहार की जनता को उन्होंने धन्यवाद कहा इतनी शानदार जीत दिलवाने के लिए। तो बिहार में शानदार जीत हासिल की है बीजेपी ने और पीएम मोदी की शान में वहीं नीतीश कुमार ने भी कसीदे पड़े हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हम बात करें तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़े। उन्होंने ट्विटर पर लिखे संदेश में कहा कि पीएम मोदी को जिस तरह जनता का सहयोग मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद करता हूं। और इस मसले पर चर्चा के लिए राजीव रंजन वरिष्ठ पत्रकार इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव रंजन जी, एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जेपी नड्डा को लेकर भी तमाम बातें कही। उन्होंने जेपी नड्डा की काफी हौसला अफजाई की है। नड्डा के लिहाज से देखें तो पहला उनका ये चुनाव था जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और इतनी शानदार जीत हासिल की है। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? ये पल्लवी जी, देखिए, बिहार का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव रहा है और वहाँ बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुना है और सबसे ज्यादा वोट्स भी उनको दिया है और सबसे ज्यादा सीट भी राष्ट्रीय जनता दल को मिला है तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में। अब चूंकि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय जनता दल के बाद वो दूसरे स्थान पे हैं और वोट परसेंटेज ऑफ वोट्स के मामले में और सीट्स के मामले में। तो मुझे लगता है कि बिहार की पॉलिटिक्स में ये दो जो पॉलिटिकल पार्टीज का इमर्जेंस हुआ है, जो तो भारतीय जनता पार्टी का इमर्जेंस और राष्ट्रीय जनता दल तो वहाँ चूंकि काफी पहले से प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी की भूमिका में रही है, लेकिन इस बार जो लड़ाई अब मुझे लगता है कि फ्यूचर में जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच दोनों पार्टियां आमने सामने होगी। और मुझे लगता है क्या कि बिहार में देखिए एक वो कैसा जगह है, एक कैसा वो पॉलिटिकल वो लैंड है जहां से जो रिजल्ट्स आते हैं उसका बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है देश की राजनीति पे। और भारतीय जनता पार्टी जितने इस जीत के लिए उनकी प्रशंसा की जाए
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने काफी मेहनत किया, नड्डा साहब ने भी काफी मेहनत किया, और उतनी प्रशंसा पल्लवी हमें उस लड़के का भी करना पड़ेगा जिसने अकेला, जिनके पिताजी जेल में है, और सिर्फ अपनी मेहनत, कॉन्फिडेंस और एक विजन को लेकर के जो लोगों के बीच में गया और लोगों ने उनको सर पे उठाया, और आज वो सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ी दल, वोट के भी मामले में और सीट्स के मामले में भी वो उनको वो तगमा वहां के लोगों ने दिया। तो मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण चुनाव रहा पल्लवी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी। 31 साल के एक युवा ने जबरदस्त टक्कर दी है, जबकि नीतीश कुमार का तो लंबा चौड़ा यहाँ पर अनुभव रहा है। उसके बावजूद 31 साल के युवा तेजस्वी यादव ने एक जबरदस्त टक्कर वहां पर दी। लेकिन क्या वजह मानते हैं महागठबंधन की हार को लेकर? क्या कांग्रेस की वजह से जो पूरा खेल है वो गड़बड़ा गया? देखिए पल्लवी, ये सब तो आफ्टर थॉट्स है कि कांग्रेस पार्टी अगर 10 भी एक्स्ट्रा सीट जीत लेती तो इनकी सरकार बन जाती है, राष्ट्रीय जनता दल थोड़ा और जीत लेते तो जनता दल यू वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जनता दल यू थोड़ी और सीट से जीत लेते तो हमारी स्थिति बेटर होती। जो इसमें पल्लवी, जो एक महत्वपूर्ण बात जिसपे हम लोग मुझे लगता है कि पत्रकारों को चर्चा इस पे करनी चाहिए, वो यह है कि ये जो मास सपोर्ट था तेजस्वी यादव के पक्ष में, उस सपोर्ट को वोट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो आपके पास रिसोर्सेस चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें कहीं कमी रह गई। नहीं तो तेजस्वी यादव तकरीबन 125 सीट्स, 110-15 सीट्स इनकी खुद ही आ जानी थी। लेकिन वहां थोड़ा सा अनुभव आपको देखिए, वो उसको उस चीज का इनको नुकसान हुआ है, बाकी किसी चीज का नुकसान नहीं है। लोगों ने देखिए जम करके वोट किया है, सबसे ज्यादा वोट इनको मिला है, और अकेले इन्होंने पूरा महागठबंधन का कैंपेन को संभाला, सब वो पूरे दुनिया को पता है। और भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए कि स्ट्रक्चर्ड पार्टी सेटअप है, रिसोर्सेस हैं, लीडर्स हैं, पूरा कैबिनेट वहां पड़ा हुआ था, कार्यकर्ताओं की फौज पड़ी थी, पूरे नेबरिंग स्टेट से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, एक एक बूथ पे उनके 10 से 12 कार्यकर्ता थे। तो ये चुनाव जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, और जो भी रिसोर्सेस राष्ट्रीय जनता दल के पास था, उन्होंने उस रिसोर्सेस के आधार पे उन्होंने भी बड़ी बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा। और डेमोक्रेसी के प्रति जो इन पॉलिटिकल पार्टीज का जो जज्बात देखने को मिला, वो बहुत ही बेहतरीन रहा। इस बीच में जो सबसे थोड़ा सा जो जिस बात ने लोगों को दुखी किया पल्लवी, वो था कि नीतीश कुमार ने कुछ लोगों पे पर्सनलाइज्ड अटैक किया, वैसे कुछ बातें उन्होंने की जो उनके स्टेचर पे नहीं जाता था। और नीतीश कुमार पूरे कैंपेन में बैकफुट पे था पल्लवी, उन्होंने डेवलपमेंट का ऑडिट रिपोर्ट लोगों से शेयर नहीं किया। आज भी वो नहीं बता पा रहे हैं कि 15 साल में बिहार को उन्होंने किस प्रकार से उन्नति के पथ पे लाया और उसके आउटकम क्या है। पल्लवी, जब आप कहते हैं कि हमने बहुत पढ़ाई की, तो पल्लवी आपसे सवाल किया जाएगा तो मार्क्स फिर कम क्यों आया? एक बार हो सकता है एक क्लास में मार्क्स कम आए, लगातार आप 4-5 क्लासेस में आप 60% मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पेरेंट्स को तो डाउट होगा। तो उसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा पल्लवी। बिल्कुल, देखिए खामियाजा तो उन्हें भुगतना पड़ा है। अब भले ही वो मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन दबदबा तो भारतीय जनता पार्टी का ही अब जो वहां पर है कायम रहने वाला है। सवाल यहाँ पर मैं ये भी खड़ा हो रहा है राजीव जी, जिसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी, समझना चाहूंगी। वोट किस आधार पर मिले हैं एनडीए को? क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस दिखाकर, चेहरा दिखाकर, क्या उन्हीं के नाम पर ये वोट दिए गए हैं? देखिए वहाँ बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बेस है, उनका कैडर भी काफी स्ट्रांग है पल्लवी, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक ऑरा है। प्राइम मिनिस्टर के देखिए बातों को लोग सीरियसली लेते हैं, तो उसका भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला। मुझे लगता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी को उस बात का, प्राइम मिनिस्टर का जो फैक्टर था उसका फायदा मिला। नीतीश जी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं मिला, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का फायदा नीतीश कुमार को मिला। क्योंकि मैंने जैसा कहा आपको पल्लवी, देखिए जब आप 15 साल शासन में रह जाते हैं तो लोग आपसे पूछता है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस। एक लड़का पल्लवी, आप ऐसे सोचिए जो 5 साल का रहा होगा, जब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने होंगे तो वो लड़का 20 साल का हो गया, तो वो पूछेगा आपसे कि अरे 20-15 साल में आपने क्या किया हमारे लिए, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। कानून को लेकर के बोलते हैं कि पहले जंगल राज था। पल्लवी, आप तो एक क्लिक में डॉक्यूमेंट्स पे आप चेक कर सकते हैं, एनसीआरबी की वेबसाइट पे जाइए,
2000 का डेटा देख लीजिए, कितने आईपीसी में केसेस रजिस्टर हुए थे। 2019 में देख लीजिए, 2019 में तकरीबन 2 लाख आईपीसी में केसेस रजिस्टर हुए हैं बिहार में, और ये 2000 में डेटा 1 लाख से भी कम था। तो आप लोगों को इस तरह की बातों को बोल करके आप बरगला नहीं सकते। और फिर पल्लवी, वहां लोग ये भी सवाल करता है कि जंगल राज था, तो जंगल राज फैला कौन रहा था? लोगों को मारने वाले कौन थे? किडनैपिंग कौन कर रहा था? उस समय डीजीपी कौन थे? चीफ सेक्रेटरी बिहार का कौन था? सरकार में और कौन कौन लोग शामिल थे? जाति के आधार पर किसने सेना बना करके गरीब लोगों की हत्याएं करवा रहा था वहां बिहार में? तो इस प्रकार के काउंटर क्वेश्चंस भी होते हैं जिसके पास आपका आंसर नहीं है। तो नीतीश कुमार जी थोड़ा सा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मैनेज नहीं कर पाए, और भारतीय जनता पार्टी का फायदा नीतीश कुमार को मिला, ना कि नीतीश कुमार का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। भारतीय जनता पार्टी का तो ये बड़प्पन है कि नीतीश कुमार को फिलहाल वो चीफ मिनिस्टर के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है क्या कि नीतीश कुमार ज्यादा कुछ कर पाएंगे। 15 साल में जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि अगले जितने दिन भी ये चीफ मिनिस्टर रहेंगे, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता इस आज की तारीख में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, और एक जो उन्होंने ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया है, और चुनाव में भी नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी का फायदा पहुंचा है, ना कि नीतीश कुमार जी का भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा है। मैं जो समझता हूं, वहां की जो पॉलिटिकल जो मुझे जानकारी में बिहार से ताल्लुकात रखता हूं, 1993 से मैं बिहार की राजनीति पे लिख रहा हूं, समझ रहा हूं, और तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से कोई खास उनके लिए नहीं है। ये मकसद इस चुनाव में अगर कोई पॉजिटिव मैसेज है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, और वो तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। पल्लवी जी, आप लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, क्योंकि दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी भी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। राजीव, दिल्ली में तो फिलहाल जश्न का माहौल नजर आ रहा है। हम देख सकते हैं तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय में किस तरह से भारी संख्या में वहां पर हुजूम उमड़ा हुआ है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, और खुशी जो है साफ तौर पर चेहरे पर झलक रही है। राजीव, देखिए, एक चीज तो इसमें कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीद जताई थी वो कहीं ना कहीं उनकी कह सकते हैं वो उम्मीद खरी जरूर उतरी है, मगर जिस तरीके से जो चुनाव के जो नतीजे आ रहे थे वहां पे कहीं ना कहीं दुविधा जरूर थी, मगर जिस तरीके से रिजल्ट आए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से आई है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद वाली बात रही है। और कहीं ना कहीं आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को संबोधित किया है, कहीं ना कहीं जो दिवाली का गिफ्ट कहा जा रहा था, वो कहीं ना कहीं शायद ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये उनके लिए दिवाली का गिफ्ट जरूर रहा है। और कहीं ना कहीं आज जो जनता उमड़ी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के कार्यालय के ऑफिस में, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से जो उम्मीद थी वो उम्मीद बरकरार है। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से जो वोट दिया गया था वो भारतीय कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही दिया गया था, और कहीं ना कहीं जो उम्मीद है जनता की वो किस तरीके से कारगर होगी ये देखना होगा इसके अंदर। जी बिल्कुल। देखिए राजीव, अगर हम कल यानी कि 10 तारीख की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव के अलावा कई राज्य ऐसे भी थे जहां पर उपचुनाव था, और ओवरऑल हम नतीजों पर नजर डालें तो साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी का जलवा अभी भी देश में बरकरार है। उपचुनावों के अलग अलग राज्यों के नतीजे देख लें या बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे देख लें, भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इसे किस तरह से देखा जाए? क्या वाकई में जो स्थानीय सरकार है, जो राज्यों की सरकार है, वो इतना बेहतर काम कर रही है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी का ये जलवा बरकरार है? राजीव, ये सवाल मेरा लगातार यूं ही बना रहेगा, इस सवाल का जवाब हम आपसे लेंगे आकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है।
इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र धर्म में आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम और भारतीय जनता पार्टी में इस समय छाई हुई खुशी की लहर के बारे में। दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संवाददाता राजीव तिवारी का रुख कर लेते हैं। राजीव, ब्रेक पर जाने से पहले मैं पूछ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का देश में जो जलवा है वो अभी भी बरकरार ही नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जनता के लिए कार्य कर रही थी और कहीं ना कहीं जो मुद्दे रहे थे या फिर कहें जो लोगों की सुविधाएं थी या फिर जो घर बैठे राशन तक पहुंचाया गया था, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर काफी अहम रोल रखता है। क्योंकि जिस तरीके से बात करें, चीन को भी करारा जवाब दिया, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति अपनाई थी वो कहीं ना कहीं उनके लिए कारगर थी। और जनता के लिए जितने भी कार्य किए गए वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के द्वारा ही किए गए और जनता कहीं ना कहीं दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही चुनना पसंद करेगी। क्योंकि इसी को देखते हुए भी आज जो कह सकते हैं, जो कोरोना काल के अंदर पहली बार, यानी कि कोरोना काल के अंदर पहली बार किसी राज्य के अंदर जो इलेक्शन हुए वो बिहार के अंदर हुआ और बिहार के अंदर जो रणनीति अपनाते हुए या फिर कहें जो विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहीं ना कहीं जो बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आई है, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद है। और देखना होगा क्या भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी मुहिम है, जनता उनसे कितना संतुष्ट हो पाती है। क्योंकि जितनी भी आशंका जताई जा रही थी बिहार के लिए, क्या बिहार की जनता बीजेपी से नाराज है, कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी काफी मुद्दे उठाए थे, मगर उसी को लेकर अब कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष कह सकते हैं जमीन से जुड़ी हुई कार्य कर रही है और लोगों के लिए हित में काम कर रही है। चाहे वो कह सकते हैं चीन का मुद्दा हो या किसी का भी मुद्दा हो, तो कहीं ना कहीं करारा जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र सरकार मजबूत तौर पर दावेदार के तौर पर चुनी गई है और कहीं ना कहीं आगे भी इसी तरीके से शायद भारतीय जनता पार्टी का जलवा रहेगा। जी बिल्कुल राजीव रंजन जी, आत्मनिर्भर बिहार की बात एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई है। जब वो बीजेपी मुख्यालय पर संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने एक बार फिर से कहा कि बिहार ने जो है आत्मनिर्भर बिहार को वोट दिया है बिहार वासियों ने। कितना मुश्किल होने वाला है ये वादा निभाना, राजीव रंजन जी? देखिए पल्लवी, आज की तारीख में जो बिहार की स्थिति है, बिहार की स्थिति गंभीर है। जब मैं कहता हूं बिहार की स्थिति गंभीर है तो वहां का हेल्थ एजुकेशन की जो फैसिलिटीज है वो बहुत ही बैड सेट में है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है वो आप एनसीआरबी का एनुअल रिपोर्ट की डेटा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं कहना नहीं चाहूंगा, वो वहां पब्लिक डोमेन में है, पता कर लेने चाहिए। अब आप वहां बाकी जो वहां के जो बच्चों का जो परफॉर्मेंस है स्कूल के मतलब बोर्ड की एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, वहां का जो यूनिवर्सिटीज के जो रिसर्च हो रहे हैं उसमें से कितने रिसर्च पेपर्स जो है कि ग्लोबल लेवल के जर्नल्स में छप रहा है, उससे आप पता कर सकते हैं कि एजुकेशन का क्या लेवल है। मेरा कहने का मतलब है कि जॉब वगैरह की बात तो खैर अभी उस पर चलिए, सरकार ने प्रॉमिस किया तो उस पर सरकार काम करेगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, शिक्षा और स्वास्थ्य के सेक्टर में इतने सारे वैकेंसीज वहां पड़े हुए हैं। पल्लवी, आपको जान करके पता नहीं आप दुखी होंगे कि आप खुश होंगे कि आज बिहार में रेगुलर टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है। गांव में जो स्कूल्स हैं, गांव में जो 10+2 स्कूल्स उन्होंने खोल दिया। आप अपने जो आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट है उनको बोलिए कि आप जरा पता करो कि जहाँ 10+2 की पढ़ाई होती है, जहाँ साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, क्या कितने स्कूल्स में लैब है जहाँ की इनको लैबोरेटरी में जाकर के ट्रेनिंग दी जाती है और उनसे वो एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। स्थिति ऐसी है कि वहाँ साइंस की पढ़ाई होती है लेकिन लैब नहीं है, तो उस पर एक्सपेरिमेंट के क्लासेस नहीं होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि बिहार में बहुत पोटेंशियल है। एक भी वहाँ यूनिवर्सिटी पल्लवी जी ऐसा नहीं है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि राजीव जी आप बिहार का कोई एक ऐसा यूनिवर्सिटी बताइए
जो हिमाचल के किसी एक यूनिवर्सिटी से या पंजाब हरियाणा के किसी एक अच्छे यूनिवर्सिटी से जिसकी आप तुलना कर सकते हो, जहां की आप कह सकते हैं कि पल्लवी ये देखो हमारा विश्वविद्यालय है और यहाँ 5,000 2,000 लड़कियां कैंपस में हॉस्टल में रहते हैं, तो आज तक बिहार की आयु 70-75 साल जो भी है, वहाँ वैसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वैसा कोई कैंपस नहीं है। एक जमाने में बिहार एजुकेशन के मामले में इंडिया में नंबर 1 होता था। बिहार में जूलॉजी की पढ़ाई के लिए बिहार विश्व में जाना जाता था। भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी था पल्लवी, उसको वहां वो विश्व में उसकी पहचान थी। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि आज आपको ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। लोग जंगल राज मंगल राज की डिबेट में बिहार का बंटाधार हो गया है। वहां ऐसा कोई चीज नहीं। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं उससे वहाँ डेवलपमेंट काफी हमें देखने को मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, लोगों को पैसे जा रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सड़कें बन रही है, बिजली पहुंच रहा है, सब चीज है। लेकिन आपका ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी में क्या इंप्रूवमेंट है? आप वो देखिए, माइग्रेशन क्यों होता है? माइग्रेशन सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। माइग्रेशन इसलिए भी होता है कि ज्यादा लोग वहाँ जो बिहार में से बाहर जाते हैं, वहाँ वो काम नहीं कर सकते। उनको शर्म आती है कि मैं ये काम अपने हमारा समाज में ये रेस्पेक्ट है और यहाँ मैं रिक्शा चलाऊंगा और ये काम वो काम कैसे करूंगा। तो ये वहाँ पे माइग्रेशन का बहुत बड़ा वजह है। तो पल्लवी, आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी बात सुनने के बाद राजीव जी थोड़ा सा पेसिमिस्ट हैं या प्रोफेशनल पेसिमिस्ट हैं, लेकिन ये रियलिटीज है। आप नीति आयोग की वेबसाइट पे जाइए, कोई एक रिपोर्ट उठा करके आंख मूंद करके कोई एक रिपोर्ट पे क्लिक कर लीजिए, बिहार का वहां आप रैंकिंग देख लीजिए। मैं आपको पूरा खुला छूट देता हूँ, कोई भी आप एक रिपोर्ट पे क्लिक कर लीजिए, नीति आयोग की रिपोर्ट पर भी आज का कर लीजिए, 10 साल पहले का कर लीजिए, 20 साल पहले का कर लीजिए, आप नहीं देखेंगे कि ज्यादा कोई क्वालिटेटिव चेंज हुआ है। चेंज अगर कुछ हुआ है तो पॉलिटिकल नैरेटिव्स में चेंजेस हुए हैं। कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई कुछ बोल देता है, यानी समथिंग मतलब डिस्ट्रेसिंग। और ग्राउंड रियलिटीज पल्लवी ये है कि आज अगर आप हमसे पूछते हैं कि कोई विश्वविद्यालय का नाम बताइए जो कि केयू से या पीयू से या पंजाबी यूनिवर्सिटी से compete कर सके, तो बिहार में ऐसा कोई शिक्षण संस्थान नहीं है। बाकी फैसिलिटीज की तो आप बात ही ना करें तो बढ़िया रहेगा। ये बात आपकी एकदम सही है राजीव रंजन जी। देखिए, बिहार के हालात शुरू से लेकर अब तक कुछ खास बदले नहीं है। हर बार किसी ना किसी का चेहरा बदल जाता है, नई पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं, लेकिन स्थिति वाकई में वहां जस की तस बनी हुई है और वहां के लोग भी अब चाहते हैं कि उनका विकास हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा का आप हिस्सा रहे। राजीव तिवारी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एलजेपी की अगर हम बात करें तो अब क्या लग रहा है? देखिए, वोट कटवा की स्थिति में तो एलजेपी आ गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जेडीयू को अच्छा खासा नुकसान एलजेपी ने पहुंचाया है, लेकिन क्या वो एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बन पाएगा? अब देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही थी वो कहीं ना कहीं कारगर रही है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे थे जो भारतीय जनता पार्टी ने जिनके दम पर वोट हासिल किया है, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश जरूर थी। मगर आप जब बात करें, कह सकते हैं कि बहुमत मिल चुका है सरकार को, और कहीं ना कहीं अब जब देखना होगा कि किस सीट पर किसको बैठाया जा रही है। यानी जो नीतीश जी का नाम था, यानी कि सीएम सीट पर, वो क्या दोबारा से बरकरार रहेंगे? मगर कहीं ना कहीं जो अब कह सकते हैं संबोधित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनता को, और कहीं ना कहीं अब इसकी जो बैठक होगी, वरना वो देखने वाली बात होगी कि क्या दोबारा नीतीश को दोबारा लेके आया जाएगा सीट पर, और कहीं ना कहीं या फिर जो सीट के सीएम सीट का जो चेहरा है क्या उसको बदल दिया जाएगा। तमाम ऐसी रणनीति रखी जाएंगी और बैठक के अंदर तमाम ऐसे नेता भी शामिल होंगे, तमाम ऐसे मंत्री भी शामिल होंगे। क्या आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, मगर देखना होगा क्या नरेंद्र मोदी जी दोबारा नीतीश को मौका दे सकते हैं सीएम सीट के लिए, ये भी जरूर गौर करना होगा, क्योंकि जनता अभी सीएम सीट के लिए कहीं ना कहीं नीतीश को भी इसके दावेदार मानती है, क्योंकि उन्होंने जैसे ही नीतीश जी ने पहले भी कहा था कि ये मेरा उनको हो सकता है ये आखिरी चुनाव हो, तो कहीं ना कहीं शायद उसी को मद्देनजर रखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के मौके हासिल कर पाई है। और देखना होगा क्या दोबारा से नीतीश जी क्या सीएम सीट के लिए दावेदारी रख पाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सब कुछ है, और कहीं ना कहीं जो सीएम सीट की जो दावेदारी है वो किसको देते हैं ये भी देखना होगा इसके अंदर। जी बिल्कुल, देखिए वैसे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उनके नेताओं की तरफ से ये बात कही जाती रही है कि सीएम का जो दावेदार है वो नीतीश कुमार ही है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। राजीव, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी,
इस जीत का सेहरा किसके सिर बंध रहा है? अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का। जब भी किसी राज्य में जोड़ तोड़ से सरकार बनानी हो या जबरदस्त जीत होती है तो सीधा सीधा श्रेय अमित शाह के ऊपर जाता है। लेकिन इस बार क्या लग रहा है, ये जेपी नड्डा का कमाल है। वो पहली बार उन्होंने उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा। उन्होंने तमाम जो है संगठन में भी बदलाव किया, पूरी टीम उन्होंने बदल दी थी क्योंकि अमित शाह अस्पताल में भर्ती थे, उन्हें कोरोना हो गया था। तो इसका श्रेय जेपी नड्डा को जा रहा है। देखिए बिल्कुल ब्रदर, जिस तरीके से चाणक्य नीति की बात करें, यानी कि जो अमित शाह की जो चाणक्य नीति रही है वो कहीं ना कहीं लगता है जेपी नड्डा जी ने भी इस्तेमाल की है। यानी कि जो चाणक्य नीति जो हर बार जो क्या कहते हैं अमित शाह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पलटवार, यानी कि हर तरीके से जो इलेक्शन के अंदर जो करवट ली जाती है वो कहीं ना कहीं दोबारा से शायद उसी नीति का इस्तेमाल किया गया है जेपी नड्डा जी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं शायद लगता है हर तरीके से कोशिश वही थी, क्योंकि अगर जेपी कह सकते हैं कि वो नहीं थे, अमित शाह नहीं थे, तो कहीं ना कहीं जो जेपी नड्डा जी ने वही टेक्निक इस्तेमाल की है और हर तरीके से उसी मूवमेंट को इस्तेमाल करने के साथ साथ ये भी दिखा दिया कि अगर अमित शाह नहीं है तो उनकी जगह पर कोई और नहीं आ सकता, मगर चाणक्य नीति वही रहेगी जो अमित शाह की चलती आई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो राष्ट्र धर्म में आज हमने बात की है, भारतीय जनता पार्टी में खुशी का माहौल है। तमाम जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद है और वहां जश्न का माहौल नजर आ रहा है और आना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन बिहार विधानसभा चुनाव में किया है और इसी के साथ बेहद खुशी की लहर वहां पर सामने नजर आ रही है। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।